हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसकी थीम है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है यूरोप का एक मैप देखेंगे। ठीक है जी। आज का ये जो है 21st सेंचुरी का यहाँ पे आपको ये जो है मैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो है आपको जो है 3-4 कंट्री के ऊपर यहाँ पे फोकस करूंगा। आपको जो है वो कंट्री देखनी है। सबसे पहली कंट्री आप देखोगे फ्रांस। ठीक है जी। फ्रांस की आप जो है बाउंड्री देखोगे। उसके बाद फिर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जर्मनी, सॉरी इटली। इटली की यहाँ पे आप जो है मैप देखो, ये आपको जो है इटली के यहाँ पे मैप है। तीसरी कंट्री के ऊपर मैं बोलता हूँ आप देखो यहाँ पे जर्मनी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये जो है जर्मनी का मैप देखने को मिलेगा। और फोर्थ कंट्री जो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ ये है ऑस्ट्रिया। तो इन 4 कंट्रीज के ऊपर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जो है एक बार फोकस करके ध्यान से देखें। अब इसी के साथ मैं आपको जो है यहाँ पे 19th सेंचुरी के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है जी। यूरोप जो है 1815 में यूरोप का मैप कैसा था। तो आप देखोगे फ्रांस आपको जो है जैसी कंट्री यहाँ पे आप प्रेजेंट डे में जिस कंट्री का आपको जो है टेरिटरी देखने को मिलेगी, आज से 200 साल पहले भी वो जो है उसकी जो टेरिटरी है वो सेम है। देखोगे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ब्रिटेन के ऊपर बोलता हूँ तो ब्रिटेन की भी यहाँ पे सेम है। ठीक है जी। आयरलैंड बेसिक अलग हो गया है क्योंकि ये यहाँ पे जो उस टाइम की डोमिनेटिंग फोर्सेस थी, यहाँ पे ये जो है ग्रेट पावर्स थी। इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं इटली के ऊपर बोलता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है इटली जैसी कोई कंट्री यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और सिमिलरली मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ अगर आप जो है यहाँ पे जर्मनी के ऊपर देखो तो आपको जो है जर्मनी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और चौथी कंट्री जो है मैंने आपको ऑस्ट्रिया के ऊपर आपको देखने को बोला, तो ऑस्ट्रिया आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा एम्पायर था। ठीक है जी। तो ये जो है 4 कंट्री, इनके ऊपर जो है आज की थीम यहाँ पे जो है हमारी जो टॉपिक है वो घूमेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना यूरोप में वो कैसे इन्वोक हुई। उसके बाद फिर हम जो है हम देखेंगे जो आपकी ये जो इटली है, इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई। ये आपका प्रेजेंट डे जो इटली है इसकी यूनिफिकेशन कैसे होती है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो जर्मनी की यूनिफिकेशन क्यों हुई यहाँ पे या कैसे हुई। ठीक है जी। तो इसका बेसिक जो आपका रीज़न है ना जर्मनी की यूनिफिकेशन और इटली की यूनिफिकेशन, तो ये जो है आपकी जब वर्ल्ड वॉर 1 चलेगी ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे आपकी शुरुआत होगी, ये सारा जो है यहाँ पे इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है 3 टॉपिक देखेंगे। पहली बात जो है यूरोप में नेशनलिज्म कैसे यहाँ पे इमर्ज करता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम इटली की यूनिफिकेशन। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे जो है जो जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे होगी। बेसिकली जो है इनकी जो है जो यूनिफिकेशन होती है ना एक साथ होती है। तो आज जो पहले टॉपिक के ऊपर जो है नेशनलिज्म। इन यूरोप। तो देखो जब नेशनलिज्म जो है किसी भी कंट्री में यहाँ पे जो है एक जो ग्रो होती है ना ये सेंस नेशनलिज्म की, तो इसमें पता क्या होता है यहाँ पे लोगों में जो है एक सेंस ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। एकता देखने को मिलेगी। और इसमें यहाँ पे जो है इन लोगों के कुछ है कि यहाँ पे मोटो होंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस। जो यहाँ पे आपको जो है जो दूसरी स्टेट यहाँ पे इनको कंट्रोल कर रही है, तो सबसे पहली बात ये बोलेंगे हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है जी। इंडिपेंडेंस ऐसा है ये जो है ये कंट्री सॉवरेन हो जाएगी। सॉवरेन का मतलब ऐसा है ये अपने कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर्स है ना ये खुद यहाँ पे इसको जो है हैंडल करेगी। दूसरी बात देखोगे अगर यूरोप के प्रोस्पेक्ट में बात करूंगा तो यहाँ पे जो है आपको जो है रिपब्लिक यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जो रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे जो है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ऐसा होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना वो यहाँ पे जो है जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। पर यूरोप में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। यूरोप में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा मोनार्की वाला सिस्टम। ठीक है। पर इनिशियल फेज में यहाँ पे जब यहाँ पे आप देखोगे जब रशियन रेवोल्यूशन आता है तो रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर होता है आपका जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन से। तो यहाँ पे ये आइडिया जो है यूरोप में भी आता है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है यहाँ पे ये बोलते हैं यहाँ पे जो है हमारे को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए और हम जो है यहाँ पे खुद यहाँ पे जो है रूल करेंगे कंट्री को। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी बात यहाँ पे बोलता हूँ अगर यहाँ पे आपको जो है यूनिफिकेशन आती है, नेशनलिज्म यहाँ पे की फीलिंग आती है, तो ये बोलते हैं यहाँ पे जब हम कंट्री को जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो है कंट्री को सेकुलर स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेकुलर स्टेट। इसका मतलब क्या है, आप देखोगे यूरोप में जो ये जो चर्चेज है ना इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है। ये स्टेट के जितने भी अफेयर्स होते हैं इनमें ये इंटरफेयर करते हैं। तो इसमें यहाँ पे नेशनलिज्म के एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक होगी ये है सेकुलर स्टेट। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब कंट्री यहाँ पे जो है यूनाइटेड है तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना यहाँ पे आपको जो है फ्री मार्केट के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। या फिर जो आपके जो रीजनल लॉज है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे वन नेशन है तो वन नेशन के ऊपर यहाँ पे जो है पूरे जो यहाँ पे जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर यहाँ पे पूरा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है नेशनलिज्म के फायदे देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ इंट्रो के ऊपर। तो इंट्रो में सबसे पहली बात ये है जो यूरोप में जो नेशनलिज्म है ना ये इमर्ज होती कब है, ये आपकी जो है 18th और 19th सेंचुरी में यहाँ पे इमर्ज होती है।
emerges in 18th एंड 19th सेंचुरी, इसके बीच में यहाँ पे ये जो है इमर्ज होती है। उसके साथ ही इनका कुछ एजेंडा होता है, तो ये एजेंडा ऐसा होता है नेशनलिज्म के साथ, ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पे रीशेप करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हम जो है यूनिटी की ये जो मूवमेंट है सेंसेस को हम यहाँ पे जो है इंस्पायर करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम जो है इंडिपेंडेंस लेंगे। ठीक है जी। तो इसका यहाँ पे जो है एजेंडा क्या है, रीशेप करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, और इसके साथ ही यहाँ पे ये क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे आपके मूवमेंट्स को, जैसे कि यूनिटी होगी, और इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंट्रो में यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे एक लाइन और लिख लो। और ये जो यहाँ पे आपको जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, ये कहाँ से ड्राइव होती हुई आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो फीलिंग है ये कहाँ से ड्राइव होती हुई देखने को मिलेगी, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से, प्लस नेपोलियनिक वॉर्स, जिसमें यहाँ पे आपको जो है यूनिफाइड या कोडिफाइड लॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे जो है नेपोलियन यहाँ पे जो है उस एरिया को यहाँ पे कॉन्कर करता है, तो वहाँ पे जो है नेपोलियन कोड यहाँ पे जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो इंट्रो में आप जो है अपने तरीके से यहाँ पे जो है कुछ भी राइट कर सकते हो, जो आपको आइडिया आता है उसको आप राइट करना। ठीक है, अब आ जाओ कॉजेज के ऊपर, यहाँ पे क्या क्या ऐसे कारण हो गए जिसके कारण यहाँ पे जो है लोगों में नेशनलिज्म की जो है यहाँ पे भावना यहाँ पे जाग गई। तो सबसे फर्स्ट फिर यहाँ पे टॉपिक जो होगा या फिर पॉइंट होगा तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो यहाँ पे ये जो है कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पे जो है आउटकम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल यहाँ पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की आउटकम होती है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है मोनार्क से शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा रिपब्लिक में। तो ये जो है यहाँ पे आपको जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की आउटकम देखने को मिलेगी। इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, और इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्रेटर्निटी। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको जो है शिफ्ट देखने को मिलेगा मोनार्क टू रिपब्लिक का। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की आउटकम होती है। ठीक है, जिसमें जो है लोगों में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है यहाँ पे इन्वोक होती है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो उसको एंड में जो है यहाँ पे जो है टर्मिनेट कौन करता है, ठीक है, नेपोलियन आता है। जब नेपोलियन की यहाँ पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, या अथॉरिटेरियन यहाँ पे बन जाता है वो फ्रांस में, तो यहाँ पे वो लाता है नेपोलियनिक कोड। ठीक है जी। तो ये जो नेपोलियनिक कोड होता है ना, ये थोड़ा सा पीपल सेंट्रिक होता है, तो लोग इसको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नेपोलियनिक कोड होता है ये रिप्लेस करता है आपके फ्यूडल लॉज को। उसके साथ ही जो यहाँ पे जो है छोटी छोटी जियोग्राफी के जो है छोटे छोटे रीजनल लॉज हैं, इनको ये रिप्लेस करता है। और यहाँ पे ये क्या लाता है, एक नया सिंगल लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें फीचर देखो आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये बोलता है भी इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, जो कानून के समान जो है यहाँ पे जो सारे बराबर है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप किंग हो, आप नोबल हो, या फिर फ्यूडल लॉर्ड हो। ठीक है, आपने क्राइम किया तो आपको सजा मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है। दूसरा फीचर यहाँ पे ये लाते हैं भी यहाँ पे जो स्टेट की अथॉरिटी है ना वो सेकुलर है। ठीक है, जो चर्च की जो इंटरफेरेंस है ना ये यहाँ पे खत्म हो गई, तो लोग इसको और पसंद करते हैं।
तीसरा यहाँ पे जो है फेडरलिज्म का यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट फेडरलिज्म नहीं है, पर यहाँ पे जो है नेशन और स्टेट के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे होता है, बिल्ड करते हुए आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्ट। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टी राइट देखने को मिलेंगे। नेपोलियन जो है आपको जो है प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट करता है उसमें। और इसके साथ ही यहाँ पे फैमिली लॉ बेसिकली जो है पेट्रियार्की के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ एक फीचर जो है यहाँ पे नेपोलियन कोड के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेपोलियन कोड जो है आपको 1804 यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो नेपोलियन की जो डेथ है ना वो 1802 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली जो नेपोलियन की जब डेथ होती है ना, तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो इसका जो नेफ्यू होता है ना, वो यहाँ पे जो है नेपोलियन 3 यहाँ पे आता है और इसको जो है कोडिफिकेशन करता है। अब नेक्स्ट कॉज क्या रहा जिसमें जो है आपको जो है नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक इवेंट होता है वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में होता है ये। तो इसमें यहाँ पे जो है कांग्रेस ऑफ वियना जिसको जो है इवेंट को बोलते हैं। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है, बैठक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे ये जो आप देखोगे लूजर पार्टी यहाँ पे, ठीक है, इसमें स्पेशल लिखता हूँ यहाँ पे लूजर पार्टी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये जो मोनार्क्स होते हैं ना, तो इनका यहाँ पे ये जो है पार्टी यहाँ पे जो है इसको कांग्रेस को यहाँ पे समिट को यहाँ पे हेल्ड करते हैं। और इसमें कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं यहाँ पे ये जो आइडियाज़ चले हुए हैं ना यहाँ पे आपके जो है रिपब्लिक सिस्टम का मोनार्क को हटाने का, तो सबसे पहली बात बोलते हैं भी हम जो है रिस्टोर करेंगे यहाँ पे मोनार्की को, ठीक है जी। और दूसरी बात बोलेंगे भी यूरोप को में जो यहाँ पे जो है पावर का जो यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे जो है एक सिंगल पार्टी की जो डोमिनेंस है उसको हम साइड करेंगे। तो बेसिकली ये जो है फ्रांस को यहाँ पे टारगेट कर रहा होता है। और तीसरी बात यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि हम जो है ये जो टेरिटोरी जो है यहाँ पे जब आपका ये जो यहाँ पे फ्रांस है, जब चाहे इसका जो मन करता है ना, तो ये यहाँ पे जो है किसी भी टेरिटरी को यहाँ पे एनेक्स कर लेता है और अपने अंडर ले लेता है। तो ये बोलता है भी हम जो है यहाँ पे वापस से टेरिटोरियल सेटलमेंट लेंगे, और जैसे हमारे जो म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ हमारी जो टेरिटोरी है उसको हम जो है वापस से यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और चौथी बात बोलते हैं ये जो जितने भी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं ना, इनको हम जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं सप्रेस करेंगे, और यहाँ पे री एनफोर्स करेंगे आपके कंजर्वेटिव आइडियाज़ को जो यहाँ पे ये जो है पहले फॉलो करते थे। तो यहाँ पे इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरा बोलते हैं ये बोलते हैं भी हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे बना के रखेंगे। टू प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्टेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फ्रांस को यहाँ पे ये टारगेट कर रहे थे। इसके बाद फिर यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट रखते हैं हम जो है टेरिटोरी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, टेरिटोरियल सेटलमेंट, रीड्रॉ यूरोप्स मैप, ठीक है। यूरोप का जो मैप है उसको हम जो है वापस से जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे वापस से रीड्रॉ करेंगे। और चौथी बात ये बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो आपके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं इसको ये यहाँ पे हम जो है सप्रेस करेंगे, सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज या रेवोल्यूशंस। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, रीएनफोर्स करेंगे कंजर्वेटिव आइडियाज़ को, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इनका जो है एम होता है कांग्रेस का, ठीक है, वियना में। तो इसकी आउटकम पता क्या होती है आपको, आउटकम क्या देखने को मिलेगी इसकी, इसकी आउटकम होती है जरा जो जनता होती है ना, जब इनको पता चलता है तो यहाँ पे ये जो है इनमें जो है जो आक्रोश होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है ना ये और बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो नेशनलिज्म की जो सेंस है ना, लोग फिर से यहाँ पे जो है ये और बढ़ावा देती है इसको। तो बेसिकली जो है इसको जो है लोग पसंद नहीं करते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको एक और इवेंट देखने को मिलेगा। इवेंट है आपका यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑफ 1848। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल।
तो इसमें इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे ये जो यूरोप में जो लोग होते हैं ना, ये डिमांड करना शुरू कर देते हैं, हमारे को जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लोगों में नेशनलिज्म की भावना होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके साथ ये बोलते हैं सोशल रिफॉर्म्स भी लाओ। तो यहाँ पे जो है ये जो लोग होते हैं ये डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी, उसके साथ यहाँ पे नेशनलिज्म, और इसके साथ आपके जो है सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है जी। तो इस इवेंट में आपको जो है मोर देन 50 कंट्रीज यहाँ पे आपको जो है पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेगी। देखो उस टाइम की स्टेट के हिसाब से मैं बोलूँ ना, जो ये जो आपकी स्टेट्स हैं, तो प्रेजेंट डे में अगर मैं बोलूँ ना, आपकी ये जो पूरी यूरोपियन यूनियन है यहाँ पे 44 कंट्रीज है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे 50 प्लस कंट्रीज के ऊपर बात हो रही है, ये क्या बोल रहा है। तो आपकी ये जो छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स है ना, तो ये सारे मिला के यहाँ पे जो है रिवोल्ट करते हैं, और इस रिवोल्ट को आपके जो है यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन फोर्सेज है ना, ये सारे इसको जो है सप्रेस कर देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ जैसे एग्जांपल के साथ, जो है जो आपकी जो जर्मनी है, जब जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है, तो यहाँ पे जो है 39 स्टेट्स को यहाँ पे जो है मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक जो है मिनी रिवोल्ट यहाँ पे ये शुरू हो जाता है यहाँ पे, पर इसको जो है रिजल्ट आउटकम ये होती है, इसको जो है स्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब इससे आपको जो है आउटकम क्या देखने को मिलेगी, इन इवेंट से आपको आउटकम क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे आपको फर्स्ट आउटकम देखने को मिलेगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दूसरी यहाँ पे जो है आपको जर्मनी की यूनिफिकेशन देखने को मिलेगी, और तीसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ये जो सेंट्रल यूरोप है या फिर ईस्टर्न यूरोप है। तो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल यहाँ पे फ्यूल करता है, और इसमें ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपका ऑटोमन एम्पायर होता है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो है बल्कनाइजेशन ऑफ वॉर यहाँ पे हो जाती है। तो देखो नेशनलिज्म का एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो ओरिजिनलिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना, आप एक कल्चर एक लैंग्वेज के लोग हैं यहाँ पे ना, तो ये बाद में फिर आप देखोगे ये रीजनलिज्म को यहाँ पे ये स्प्रेड करते हैं, तो ये नेशनलिज्म का यहाँ पे नेगेटिव है। तो जिसकी आउटकम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, खासकर ये जो ईस्टर्न यूरोप है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एथनिसिटी है ना, यहाँ पे आपको जो है 20 30 30 40 40 किलोमीटर के बाद यहाँ पे चेंज होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। 40 किलोमीटर बाद यहाँ पे कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में आपको जो है काफी ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे छोटी छोटी देखने को मिलेगी। तो इसकी यहाँ पे नेशनलिज्म की नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे जो है जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, वो है आपका इटली की यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है जी। तो इंट्रो में क्या राइट करोगे आप, तो इंट्रो सेम ही सर, आपके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, यहाँ पे ये जो नेपोलियन होता है ये जो है कॉन्कर करता है इटली के जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं इनको, और ये एक यूनिफाई कर देता है इनको ओरिजिनल किंगडम्स को एक बड़ी स्टेट में, ठीक है। तो जिसके बाद जैसे यहाँ पे इंडिया आप देखोगे ना, इंडिया में भी आप देखोगे फ्रेगमेंटेड होती है यहाँ पे पॉलिटी। जब यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं तो एंड में यहाँ पे जो है ये पूरे जो इंडिया को कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों में नेशनलिज्म आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है इटली में भी ऐसा ही होता है, और इटली में जो है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है शुरुआत में, और बाद में जब इनको जो है सिंगल स्टेट करते हैं तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन कॉन्कर्ड इटली एंड यूनिफाइड रीजनल किंगडम्स टू वन स्टेट है, ठीक है जी। बेसिकली जो है 1861 के आसपास तक यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वन स्टेट प्रॉपरली यहाँ पे ये तैयार हो चुकी होती है, और जो है आपकी जो इटली की यहाँ पे जो है 1871 पे यहाँ पे जो है ये अपनी जो है इंडिपेंडेंस यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैप के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे 2 3 जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे जो रीजनल किंगडम्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वो लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे आपका ये जो इटली है, ठीक है, इटली बेसिकली आपके जो है जूते जैसी शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक किंगडम है, उस किंगडम का नाम आपको पता होना चाहिए।
इसको बोलते हैं वेनिशिया, ठीक है। और यहाँ पे एक किंगडम आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सार्डिनिया। सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है एक किंगडम और मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो यहाँ पे ये सिसिली किंगडम है। सिसिली 1 है और यहाँ पे ये सिसिली 2 है, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखोगे। और यहाँ पे आपके जो है सार्डिनिया जो है यहाँ पे किंगडम, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। अब पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाओ। पर्सनैलिटी भी आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी के ऊपर यहाँ पे सर मैं आपको जो है 2-3 पर्सनैलिटीज जो है यहाँ पे पर्सन के नाम लूंगा, वो आप जो है कोट करोगे उनको एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मजीनी, ये जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को यहाँ पे फ्यूल करता है इनिशियल फेज में, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये जो सार्डेनिया किंगडम है आपका, तो यहाँ का जो किंग है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और यहाँ का कमांडर, मिलिट्री कमांडर, ठीक है जी, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे किंग का नाम है विक्टर इमैनुअल 2। जब यहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन हो जाती है तो यहाँ पे विक्टर इमैनुअल 2 जो है यहाँ पे इसका जो है राजा बनता है। और उसके साथ ही यहाँ का जो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है यहाँ पे काउंट कैवोर। तो ये यहाँ पे जो है आपकी डिप्लोमेसी, यहाँ पे जो है डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे आपकी जो है इटली को यहाँ पे ये यूनाइट करते हैं। और तीसरे हैं यहाँ पे आपके जो है जेरिवाल्डी, ये यहाँ पे मिलिट्री फोर्स के थ्रू आपकी ये जो सिसली 1 और सिसली 2 है इसको ये कैप्चर कर देता है और सार्डिनिया के अंडर यहाँ पे ये इसको मर्ज कर देता है, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको जो है सार्डिनिया किंगडम के यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। अब आ जाओ वापस से स्टोरी के अंदर। तो सबसे पहली बात है कॉज के ऊपर हम बात करेंगे भी, कॉजेज क्या क्या थे जिसके कारण यहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन देखने को मिली आपको। तो पहले आ जाओ पॉलिटिकल कॉज। तो सबसे पहली बात है सर, इटली को जो है यहाँ पे जो है डोमिनेट कर रही होती है फॉरेन फोर्स, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अलाइंस अलाइंस बनाई होती है आपकी फ्रांस और ऑस्ट्रिया, और ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पे इटली को यहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं या रूल करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फॉरेन डोमिनेशन। फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये रूल करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है ये भी जो आपका जो सॉरी ये जो कांग्रेस का यहाँ पे सम्मेलन होता है, ठीक है, वियना में सेशन होता है, इसका फेलियर होता है। अगर इन्होंने ये जो यहाँ पे इनका सेशन अगर सक्सेसफुल होता ना, तो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होनी थी जो यहाँ पे जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या नेशनलिज्म की ये जो आइडियाज़ है ये प्रोवोक कर सके, ठीक है जी। तो ये फेलियर होता है जिसके कारण यहाँ पे फिर लोग और भड़क जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ये जो मजीनी होता है ना 1830 या 1831 के आसपास, ये जो है पूरे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी फेज में होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे,
आपका जो 1848 का रेवोल्यूशन होता है ना, उसको ब्रूटल सप्रेस किया होता है इन्होंने, ऑस्ट्रियन फोर्स ने। ठीक है जी, आप देख रहे हो हर जगह यहाँ पे जो है सप्रेशन ही हो रहा है, तो लोगों के बीच में यहाँ पे जो आक्रोश होता है ना, काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा होता है। अब दूसरा जो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज, तो इकोनॉमिक कॉज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है तो किसके बीच में? तो यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे आती है आपकी सार्डिनिया स्टेट, और यहाँ पे आपकी जो है रेस्ट ऑफ इटली। तो सार्डिनिया स्टेट जो है काफी ज्यादा मॉडर्नाइज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल पीक में देखने को मिलता है, जिससे आपको जो है एग्जांपल के साथ मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है रेलवेज जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इस टाइम तक। ठीक है, मिड 1860s की बात है। बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे प्रॉपर डेवलप हो चुका था, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है फ्री मार्केट जो ट्रेड है, आपको फ्री ट्रेड देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे ये जो रेस्ट ऑफ इटली के जो जो छोटे छोटे यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। तो जब इटली के लोग जो है यहाँ पे जो है इतना डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। ठीक है जी, तो जिसके कारण यहाँ पे जो है इटली की यूनिफिकेशन के लिए एक और जो कॉज होता है ये बन जाता है, कारण बन जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सोशल एंड कल्चरल कॉज। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है सोसाइटी की यहाँ पे एक होती है। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के कस्टम सिमिलर होते हैं, लैंग्वेज सिमिलर होती है। ठीक है, और इनके जो है यहाँ पे जो आता होता है वो भी सेम होते हैं, वो इनको परेशान करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है लोगों में जो है सेंस ऑफ यूनिटी आपको जो है डेवलप्ड होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो सोसाइटी होती है ना, ये यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। ठीक है जी, बेसिकली इनका एजेंडा होता है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे इनको प्रमोट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पे आपके जो है कार्बोनी ग्रुप हो गए। ठीक है, कार्बोनी ग्रुप हो गए या फिर अदर ग्रुप यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे ये जो है सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पे ये जो है ये मीटिंग करते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ, यहाँ पे आपको जो है मिलिट्री या डिप्लोमेटिक कॉज, दोनों ही लिख लो, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉज। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो पिडमोट सार्डिनिया की जो लीडरशिप होती है ना यहाँ पे, खासकर ये जो काउंट कैवोर होता है, ये काफी ज्यादा डिप्लोमेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक टाइप से आप देखोगे ये फ्रांस की चापलूसी करता है बहुत ज्यादा एंड तक, जब तक इनको जो है यूनिफिकेशन के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फेवर करता है यहाँ पे जो है आपके फ्रांस को। जब इनको एंड में ऐसा लगता है ना यहाँ पे, जब यहाँ पे जर्मनी और इटली एक तरफ मिल जाते हैं। ठीक है, जर्मनी में ये जो प्रशिया स्टेट है ना, ये और इटली एक साथ लड़ते हैं फ्रांस के अगेंस्ट में। ठीक है, उससे पहले तक जो ये जो काउंट कैवोर होता है ना, ये इनकी बहुत सारी चापलूसी करता है। ठीक है, बेसिकली ये जो है एक टाइप से डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। लीडरशिप ऑफ पिडमोट, सार्डिनिया। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है काउंट कैवोर। यूज डिप्लोमेसी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अब प्रोसेस कैसे कैसे होती है, क्या क्या कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स के ऊपर आ जाओ या फिर कोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिफिकेशन के ऊपर बात हो रही है।
तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट फेज में यहाँ पे आपको जो है अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे जो है 1820 से 40s के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी 1820 से 40s के बीच में होगी। इस फेज में पता क्या होता है, यहाँ पे ये जो सीक्रेट सोसाइटीज होती है ना, इस टाइम पे फॉर्म की जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्बोनेरी, और ये क्या कर रही होती है, कार्बोनेरी सोसाइटी होती है, ये स्प्रेड कर रही होती है आपकी रेवोल्यूशनरी आइडियाज को। ठीक है, दूसरे अगर मैं पर्सन के ऊपर यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे आपको जो है गुजेप मजीनी। ठीक है, इसको जो है प्यार से मजीनी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम जो है काफी टफ है प्रोनाउंशिएट करने के लिए। तो ये फाउंड करते हैं यहाँ पे क्या, यंग इटली को। तो एक्शन के ऊपर ये ज्यादा बिलीव करते हैं इस टाइम में, और ये जो है 1831 में यहाँ पे जो है ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका एम क्या होता है यहाँ पे मजीनी का, तो एम होता है भी प्रमोट करना है आपके रिपब्लिकन नेशनलिज्म को। रिपब्लिकन नेशनलिज्म। ठीक है जी, अर्ली फेज में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो है यहाँ पे सेकंड जो है रेवोल्यूशन ऑफ 1848। तो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, जो 50 से ज्यादा स्टेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें जो यहाँ पे जो है ये जो अपराइजिंग होती है ना, ये स्प्रेड कर जाती है इटली में भी। आपकी मिलान होगी, वेनिस होगी, रोम होगी। तो ऐसी ऐसी जगह पे यहाँ पे जो है इटली के अंदर यहाँ पे जो है ये अपराइजिंग यहाँ पे जो है पॉपुलर हो जाती है। पर इसको जो है जो ऑस्ट्रियन और जो फ्रेंच फोर्स है ना, ये मिलकर काफी तगड़े तरीके से इसको स्प्रेस करती है, ब्रूटल स्प्रेशन होता है। लेटर वाज स्प्रेस्ड बाय आपकी ऑस्ट्रियन एंड फ्रेंच फोर्स। ठीक है, कोर्स होता है इसमें यहाँ पे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा जेरिबाल्डी का कैंपेन। तो जेरिबाल्डी जो है कॉन्कर कर देता है सिसिली को। और इसको हैंड करता है सार्डिनिया किंगडम को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये जो किंगडम है पिडमोट सार्डिनिया, इसका क्या रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे मेन रोल जो है इसी का होता है। पिडमोट सार्डिनिया। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट वॉर के ऊपर। यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्राइमेरियन वॉर के ऊपर यहाँ पे डिप्लोमेसी करते हैं। क्राइमिया पता है कहाँ पे, जो आपका जो ये जो यूक्रेन का जो पार्ट है ना क्राइमिया, ये वही पार्ट है। ठीक है, जिसको जो है 2014 के आसपास जो है रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया हुआ था। तो इससे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 जो था, यहाँ पे G8 था। उसके बाद फिर यहाँ पे जब क्राइमिया को यहाँ पे जो है रशिया नेक्स्ट करता है तो फिर G7 बन जाता है। तो ये वही बड़ा यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे जो क्राइमियर वॉर होती है इसमें जो है किसके बीच में होती है, ये जो वॉर लड़ी जाती है आपकी ये है रशिया और ऑटोमन अंपायर के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो ये जो फ्रांस होते हैं और ब्रिटेन, ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को।
और यहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पे आपके सार्डिनिया का, काउंट कैवोर, ये भी यहाँ पे सपोर्ट करता है किसको, फ्रांस को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे जो है अपनी सॉफ्ट पावर को यहाँ पे ये जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये डिमांड करता है भी आप जो है हमारे को यूनिफाई करके यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, अब इसमें बदले फिर यहाँ पे ये क्या बोलता है भी आप रिटर्न में मेरे को क्या दोगे, हेल्प करोगे यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब दूसरी वॉर होती है यहाँ पे, जब सेकंड वॉर आएगी तो यहाँ पे होती है ऑस्ट्रियन वॉर। तो ये होती है यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। अब देख रहे हो इतने टाइम तक यहाँ पे इनकी अलायंस होती है और एकदम यहाँ पे ये फाइट कर देते हैं। तो उसमें फिर जो यहाँ पे ये जो काउंट के वॉर होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपको किसको, फ्रांस को। ठीक है, नेक्स्ट वॉर होती है आपकी यहाँ पे फिर रशिया और ऑस्ट्रियन वॉर। इसमें यहाँ पे जो प्रशिया ना आपके यहाँ पे ये ओल्ड जर्मनी है। ठीक है, मतलब जर्मनी की एक स्टेट है। ये 1866 के आसपास का टाइम है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो प्रशिया होती है ना, ये जीत जाती है वेनिशिया के पार्ट को। ठीक है, वेनिशिया को। और ये जो वेनिशिया होता है ना, इसको ये गिफ्ट कर देता है, रशिया गिफ्ट कर देता है, इसको गिफ्ट कर देता है यहाँ पे इटली को। ठीक है जी, अब इसमें आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट वॉर देखने को मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट वॉर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये 1870 से 71 के बीच में यहाँ पे चलती है। तो इस टाइम तक आप देखोगे यहाँ पे ये जो सार्डिनिया की जो यहाँ पे जो रूलर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है काउंट कैपोर, इतने टाइम तक तो यहाँ पे ये जो है फ्रांस के साथ यहाँ पे चला होता है, पर एकदम यहाँ पे ये जो है अपना ट्रैक को यहाँ पे शिफ्ट करता है और यहाँ पे ये जो है जर्मनी की तरफ यहाँ पे सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे एक तरफ प्रशिया होता है आपका, ठीक है, ओल्ड जर्मनी, और दूसरा यहाँ पे जो है इटली हो जाता है, और दूसरी तरफ इनका ओपोनेंट होता है यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, और जिसमें इनको क्या मिलती है, विक्ट्री, और यहाँ पे ये अपनी जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंप्लीट करते हैं। ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको जब इटली की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे आपको इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है इंपैक्ट ये होता है, यहाँ पे जो नेशनलिज्म होता है ना वो पीक में होता है इस टाइम पे। नेशनलिज्म एट पीक। ठीक है जी, और यही नेशनलिज्म देखना बाद में यहाँ पे फासिज्म का रूप ले लेता है लेटर ऑन स्टेजेस में, जिसमें यहाँ पे जो है फिर वर्ल्ड वॉर वन यहाँ पे शुरू होती है। शुरुआती दौर में ये क्या करता है, इटली जो है यहाँ पे जर्मनी को सपोर्ट करता है, पर जब यहाँ पे ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व करती तो यहाँ पे ये पिछड़ जाता है। भी यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया के साथ में यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब दूसरी बात है यहाँ पे जब इटली की यूनिफिकेशन होगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इटली में जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ यहाँ पे आपको जो है जो है यहाँ पे कंप्लीट इटली का यहाँ पे जो जोग्राफी है वहाँ पे एक जैसे लॉ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली स्टेबिलिटी आएगी। तो तीसरी यहाँ पे आपको देखने को जो है मिलेगा, यहाँ पे फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा क्रिएशन ऑफ नेशन एंड स्टेट। नेशन आपकी जो है यहाँ पे इटली होगी, और स्टेट आपकी जो है यहाँ पे ये जो रीजनल किंगडम्स है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, फेडरलिज्म को यहाँ पे ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी कॉमन मार्केट है अक्रॉस इटली। ठीक है, पूरे इटली में यहाँ पे जो है आपको एक मार्केट देखने को मिलेगी। सॉरी, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बैलेंस ऑफ पावर है ना यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो गई थी पूरी यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास, तो यहाँ से जो है शिफ्ट आ जाता है। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है और यहाँ पे जो है दो प्लेयर और आ जाते हैं, एक इटली होता है, दूसरा जर्मनी होता है। ठीक है जी,
सो यहाँ पे आप जो है इटली बोलोगे एक, और दूसरा जर्मनी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कॉलोनियल रूल जो है यहाँ पे, कॉलोनियल इंस्पिरेशन ये भी ले लेते हैं, एस्पिरेशन बोलो। और इसके साथ ही ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये अफ्रीका को कॉलोनाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है, अगर मैं इटली के ऊपर ही बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये जो इटली का नदर्न पार्ट है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है, और इटली का सदर्न पार्ट होता है ये यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड होता है। नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, जो डिवाइड आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इंडिया में भी आप देखोगे, जो इंडिया का जो साउथ है ना वो ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड है, और नॉर्थ यहाँ पे जो है एग्रेरियन है। तो वैसे ही डिफरेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, नॉर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेट होती है, और यहाँ पे ये जो है एग्रेरियन और ट्रेड के भरोसे यहाँ पे ये बैठे होते हैं। तो कंक्लूजन में आप क्या राइट करोगे, कंक्लूजन में आप बोलोगे भी ये जो यूनिफिकेशन हुई इटली की ना, तो सबसे पहले इसने एस्टेब्लिश किया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आपको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, पर जो हेड ऑफ स्टेट होगा यहाँ पे जो है, ये जो आपकी सिसली है, ठीक है, इसका जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल कुछ समथिंग था, ठीक है, स्टार्टिंग में नाम बोला होना, तो वो यहाँ पे जो है मोनार्क बनते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है आप कंक्लूजन में बोलोगे भी यूरोप में जो है बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ये कंक्लूजन में आप राइट करोगे। अब आ जाओ सेकंड जो है यहाँ पे, या फिर लास्ट टॉपिक जो है हमारा, जर्मनी की यूनिफिकेशन के ऊपर आ जाओ। तो इंट्रो में सर आप वापस से वही लिखोगे, जो इसका जो मेन कारण होता है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही होता है, ठीक है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे, ये जो है, ये जो आपकी जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इसके यहाँ पे ये जो है बीज यहाँ पे जो है शो करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे, जब यहाँ पे जब नेपोलियन जो है आपकी जो जर्मनी है, ठीक है, आज की डेट की जर्मनी है, उसकी जो ज्योग्राफी है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसको प्रेशिया बोलते हैं खासकर। और इसमें यहाँ पे ये जो है नेपोलियन कोड के थ्रू यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म लाता है और गवर्नेंस में रिफॉर्म लाता है। तो इससे होता क्या है, जो लोग जो है यहाँ पे एजुकेट हो जाते हैं, और एजुकेट होते हैं तो यहाँ पे ये जो है इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे इन्वोक करती है, ठीक है। तो ये आपका जो है इंट्रो होगा। जो बीज है ना, सीड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आप इटली में भी यहाँ पे ये जो है सेम ही यहाँ पे जो है इंट्रो राइट कर सकते हो, बस यहाँ पे जो है जर्मनी की जगह आप जो है क्या राइट करोगे, इटली राइट करोगे। was sold ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये जो नेपोलियन है ना, इसने कंट्रोल किया, नेपोलियन कंट्रोल्ड रशिया, और इसने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे क्या, एजुकेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो जिससे यहाँ पे जो है हमारे को रिजल्ट देखने को मिलता है नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। अब आ जाओ बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले हम कॉज के ऊपर बात करेंगे भी, कॉज क्या रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहला कॉज जो है आप वापस से वही राइट करोगे यहाँ पे 1815 की जो है यहाँ पे वियना में कांग्रेस का फेल्ड सेशन, या फिर फेलियर ऑफ कांग्रेस इन वियना, ठीक है जी। तो इन्होंने गलत बातें की और यहाँ पे इनसे जो है ये सप्रेस भी नहीं हो पाए, तो जिसके कारण यहाँ पे इनको भुगतान करना पड़ा। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आप जो है जनरल से पॉइंट वापस से लिखो, रेवोल्यूशन ऑफ 1848, ठीक है जी। स्प्रिंग टाइम होता है, इस टाइम में लोग जो है यहाँ पे यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, पर ये भी फेल हो जाता है। तीसरा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ग्रेटर पॉइंट है, इसको जो है फर्स्ट में भी आप लिख सकते हो, आपकी जो है बिस्मार्क की पॉलिसी। तो बिस्मार्क फॉलो करता है आपके यहाँ पे जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी।
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है और क्या देखने को मिलेगा और क्या कॉज थे यहाँ पे, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी जो है लोगों के ऊपर यहाँ पे जो है डेवलप हो जाती है, ठीक है। और पांचों पॉइंट अगर लिखना होगा तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो भी, ऑस्ट्रिया का डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट कॉज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोर्स के ऊपर यहाँ पे जो है क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे जो है रोल ऑफ प्रशिया, प्रशिया जो स्टेट है इसका जो है यहाँ पे रोल क्या है। ठीक है जी, ये जो सारी कहानी जो है रशिया के जो यहाँ पे प्रशिया जो है यहाँ पे स्टेट है इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, इवॉल्व होती है। तो इसमें यहाँ पे जो है जो 39 स्टेट्स होती है उनमें से एक जो है प्रशिया होती है और ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो इसी में जो है यहाँ पे जो किंग होता है वो विलियम वन होता है और इसका जो चांसलर होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ओटो वैन बिस्मार्क, ठीक है जी। तो बिस्मार्क की जो है यहाँ पे इसका जो यहाँ पे यूनिफिकेशन का करता धरता होता है। 39 स्टेट में से एक स्टेट होती है ये। रशिया जो है यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है, स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मन स्टेट है जो यहाँ पे इक्विप्ड है आपकी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के साथ है। तो इसमें यहाँ पे आप जो है कोट करोगे यहाँ पे जो है इसके चांसलर के ऊपर, ये है ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है जी। तो ये सबसे मेन बंदा होता है, ये जो है यहाँ पे इसको रूल करता है। अब बिस्मार्क के ऊपर आया तो यहाँ पे बिस्मार्क के ऊपर यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लो। बिस्मार्क जो है ये प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी के ऊपर यहाँ पे फोकस रखता है, ठीक है। जैसे आपके सरदार पटेल होते हैं तो ये जो है रियलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि आइडियलिज्म के ऊपर। बिस्मार्क पॉलिसीज, बिलीव्ड इन pragmatic डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। और ये इसका नेगेटिव ही होता है एंड में। फिर यहाँ पे आप देखोगे जब आपकी जर्मनी यहाँ पे यूनिफाई हो जाती है तो जर्मनी जो है यहाँ पे जो है गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे इतना फोकस नहीं होता, मिलिट्री गवर्नेंस होती है इनकी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे जो है गवर्नेंस नहीं होती है। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे वॉर स्ट्रेटेजीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वॉर ऑफ यूनिफिकेशन। वॉर ऑफ यूनिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले होती है यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट देखने को मिलेगी डेनिश वॉर। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे एक साइड देखने को मिलेगी प्रशिया और उसका अलाई होगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। आप देखोगे इनकी आपस में कभी नहीं बनती जो है, पर बिस्मार्क जो है इसकी डिप्लोमेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हाथ मिला देते हैं। और दूसरी तरफ होता है यहाँ पे डेनमार्क, ठीक है जी। तो डेनमार्क को ये हरा देते हैं यहाँ पे। और इस वॉर से ये क्या गेन करते हैं यहाँ पे, आपके होल्स्टीन और सेल्सविग, ये दो ज्योग्राफी जो है यहाँ पे जर्मनी के अंडर आ जाती है डेनिश वॉर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ वापस, आपकी ये जो यहाँ पे ये जो जर्मनी है ना, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे आपको जो है ये डेनमार्क है। तो यहाँ जैसे आपकी जो है सेल्सविक और यहाँ पे हॉल्स्टन, यहाँ पे ये जो है ये दो ज्योग्राफी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इस वॉर से यहाँ पे ये जो है जर्मनी के अंडर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया को ये एक टाइप से मोरा बनाते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी वॉर होती है आपकी ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर।
तो इसमें यहाँ पे ये जो है बिस्मार्क हरा देता है इनको इस बार, ठीक है जी। तो डिफीट होती है ऑस्ट्रिया की। जब ऑस्ट्रिया हारती है तो यहाँ पे इसकी जो है बहुत सारी जो ज्योग्राफी है ना, यहाँ पे ये जो है इटली और जर्मनी आपस में बांट लेते हैं। और इसमें यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक्सक्लूड कर देते हैं जर्मनी को ऑस्ट्रिया से। जर्मनी फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फोर्थ वॉर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो है यहाँ पे इनकी वॉर होती है आपकी प्रशिया और फ्रांस के बीच में, फ्रैंको प्रशिया वॉर। ये होती है 1870 से 71 के बीच में, और इसमें जो है यहाँ पे विक्ट्री मिलती है किसको, प्रशिया को, ठीक है जी। और इसमें यहाँ पे जो है इसका लाइक कौन होता है, यहाँ पे इटली होता है। तो ये यहाँ पे जो है अपनी जो है यूनिफिकेशन को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, और विलियम वन जो है एम्परर ऑफ जर्मनी यहाँ पे बन जाते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर 1871, जिसमें आपको देखने को मिलेगा विलियम वन जो है यहाँ पे ये एम्परर बन जाते हैं आपके जर्मनी के। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा अब आपको। तो सही बात है सर, सबसे पहले यहाँ पे जो है स्टेट नेशन की यहाँ पे जो है इमरजेंसी होती है, एक टाइप से जो है फेडरलिज्म आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, तो जिसमें यहाँ पे जो है आपकी ये जो 39 फ्रेगमेंटेड स्टेट्स है इनको ये यूनाइट करते हैं। फ्रेगमेंटेड स्टेट्स, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर वही ये बात है यहाँ पे जो है यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। तीसरा यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे आपको जो है मिलिटेरियनिज्म जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइज मिलेगा मिलिटेरियनिज्म, जो बाद में लीड करता है यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म को, ठीक है, जिसमें जो है हिटलर इसका जो है अब्यूज करता है इस पावर को। चौथा पॉइंट आप जो है डिक्लाइन लिखोगे यहाँ पे, डिक्लाइन ऑफ प्रशिया। उसके साथ ही यहाँ पे जो है जर्मनी में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से होती है, और इसमें जो है जर्मनी लीडर बन जाता है आपके कोल, स्टील और केमिकल्स में, ठीक है। तो ब्रिटेन को ये चैलेंज करता है, और इनके कॉलोनियल एम्बिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये जो है आपके जो एशिया है, ठीक है, खासकर वेस्टर्न एशिया है और जो अफ्रीका है, इसको ये कॉलोनाइज कर देते हैं। जो इसराइल के साथ वाली कंट्रीज है ना, जो जॉर्डन सीरिया वगैरह होती है, एक टाइम में यहाँ पे जो है आप देखोगे इस टाइम में आपकी जो है इसकी जर्मनी की कॉलोनी बन जाती है इसके बाद। तो यहाँ पे यूरोप को ये चीज़ भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे एक नया प्लेयर यहाँ पे एंटर हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे जो है बिस्मार्क्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, या फिर आप बोलोगे डिस्कस द आयरन एंड कोल पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जो है बिस्मार्क के ऊपर यहाँ पे राइट करोगे। रोल ऑफ बिस्मार्क, चांसलर है आज की डेट में जो है आपको जो है जो चांसलर देखने को मिलते हैं ना, तो वहीं से यहाँ पे जो है ये जो है पोस्ट यहाँ पे ड्राइव होती है, ठीक है, या फिर फर्दर ऑन यहाँ पे जो है मूव करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप में यहाँ पे जो है ये जो बिस्मार्क है ना, ये साइडलाइन से जो है साइडलाइन कर देते हैं आपके जो है लिबरल थॉट से, खासकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पे इसको जो है साइड करते हैं, और फोकस करते हैं यहाँ पे आपकी जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लड एंड आयरन है आपकी जो है, ब्लड का मतलब होता है मिलिट्री और आयरन का मतलब होता है इंडस्ट्री। तो लोगों दोनों जो लोगों के राइट्स वगैरह क्या होते हैं, इसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, इसका फोकस होता है डेवलपमेंट। बिस्मार्क साइडलाइंड लिबरल
कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट, ठीक है। और इसका फोकस क्या होता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें आप बता देना भी ब्लड जो है मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है और आयरन जो है इंडस्ट्री को, या फिर कोल, ठीक है, ब्लड एंड कोल होगी शायद। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखना ये सपोर्ट करता है यहाँ पे ज़ोल्वेरियन को, ठीक है। इसको लिख लो स्पेलिंग। तो बेसिकली ज़ोल्वेरियन का मतलब क्या होता है, जर्मन टर्म है, इसका मतलब होता है आपका फ्री ट्रेड। क्या है, फ्री ट्रेड अमंग जर्मन स्टेट्स, ठीक है जी। तो इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे ये प्रमोट करता है, और इसमें यहाँ पे ये जो है, ये जो ऑस्ट्रियन स्टेट्स है, इससे यहाँ पे इसको जो है ये एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग आपको देखने को मिलेगी। जब हंगरी के साथ यहाँ पे इनकी वॉर होती है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो दुश्मन है ना उसको यहाँ पे ये जो है अलायंस में यहाँ पे जोड़ देता है। ये फॉलो करता है आपके रियल पॉलिटिक्स को, या देन आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है आपकी टेम्पोरेरी अलायंस को, ठीक है जी। और आइसोलेशन ऑफ ओपोनेंट, ओपोनेंट को ये घेर देता है, अकेला कर देता है। और चौथे आप बोलोगे भाई यहाँ पे वॉर्स के ऊपर इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फिर वॉर ऑफ यूनिफिकेशन यहाँ पे आप बोलोगे। तो यूनिफिकेशन में आपको जो है कौन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है डेनिस वॉर के ऊपर यहाँ पे बात करोगे, ठीक है जी। डेनिस वॉर के बाद फिर यहाँ पे ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बोलोगे। ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर के फिर यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो है फ्रेंको पर्शियन वॉर, जिसको वॉर ऑफ यूनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो चैप्टर ये क्लोज है। नेक्स्ट में अब हम यहाँ देखेंगे इसकी आउटकम क्या देखने को मिलेगी। अब जब जर्मनी यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है, तो 70s की बात है, तो अगले 50 साल बाद यहाँ पे आपको जो है वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।